नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को एक सूचना देना है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसको सेव कर लीजिए। कोई भी जानकारी आपको चाहिए वहाँ पे मैसेज करिए। और अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पर मैसेज करना है। आपको एक बार कोड दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करना, आपको नोट्स मिल जाएगी। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए, 10 अक्टूबर तक आप सभी को ऑफर चल रहा है। आप सीडीपी और एसएसटी दो में से अगर कोई एक नोट्स खरीदते हैं तो आपको हिंदी की फ्री दी जाएगी। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री भेजे जाएंगे। 10 तारीख के बाद सारी नोट्स अलग अलग प्राइस की हो जाएगी। सीडीपी 99, हिंदी 99, एसएसटी 99। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको सारा चाहिए तो 99 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरी सूचना यह है कि जो व्यक्ति 10 अक्टूबर के पहले नोट्स खरीद लेगा, उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के पेड कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को पार्टिकुलर अलग से सब सब्जेक्ट की स्पेसिफिक क्लासेस मिलेंगी और उसको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रदान की जाएंगी। और कैसे एग्जाम क्रैक करना है इसका बेस्ट तरीका बताया जाएगा फ्री। उसका कोई चार्ज नहीं, लेकिन उसी को ये मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ, याद रखिएगा दोस्तों, कि क्या किया है, नोट्स को परचेज किया है। ठीक, चलिए अब आज हम लोग चलते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी पर। और आज हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ शब्दावलियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए। हिंदुस्तान शब्द आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। याद रखिएगा, उसने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जो दिल्ली का सुल्तान, जहां तक उसका कंट्रोल होता था, उसी को इसने क्या कहा है, हिंदुस्तान कहा है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बढ़ते गए। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता गया, वैसे वैसे इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का भी विस्तार होने लगा। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इस लाइन पर स्टार लगा लेना। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि क्या जो दक्षिण भारत है हिंदुस्तान शब्द में आता है, तो याद रख लीजिएगा नहीं, दक्षिण भारत कभी भी हिंदुस्तान शब्द में नहीं आया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप की भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार क्या है? कमरा है जिसमें सभी सरकारी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखे जाते हैं, उसे ही अभिलेखागार बोलते हैं। ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट, इनको संग्रहित अथवा सुरक्षित रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अपने अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रतिलिपियां बनाते हुए छोटे मोटे जो फेरबदल है वो होते हैं। याद रखिएगा, प्रतिलिपि जैसे कोई कागज है, अब हाथ से इसकी टाइपिंग कोई कर रहा है, लिख रहा है, तो थोड़ा बहुत वो परिवर्तन कर देता था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। पर्यावास क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। जाति पंचायत क्या है? अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम और कानून बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। तो नियमों का पालन कौन करवाती थी? बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहकर पुकारा जाता था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं साथियों कि भाषा तथा क्षेत्र। ठीक, आगे बात करते हैं भाषा तथा क्षेत्र की। सन 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं ना, जैसे सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, द्वार समुद्री है। ये द्वार समुद्री आपके दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आपकी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में और मवारी तमिलनाडु में और गौड़ी बंगाल में और अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। रट लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक संस्कृत भाषा थी जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। यह एक प्राचीन भाषा है जो केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। तो याद रखिएगा, जो संस्कृत भाषा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, कोई आम जनता नहीं। ठीक है, चलिए
संस्कृत ग्रंथों के नाम के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, और इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ जाता था। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस पे स्टार लगा लेना, कई बार ये प्रश्न अभी तक बन चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुरान शरीफ की। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में जो 7वीं सदी है उसमें व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। बात करते हैं नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का महान स्वामी आदि घोषित कर देते थे। कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार शासक हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपनाया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह, स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट है, अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। भित्ति चित्र राष्ट्रकूट काल की है, समय भी पूछा जाता है। महाराजाधिराज राजाओं का राजा कहा जाता है। त्रिभुवन चक्रवर्ती 3 भुवनों का स्वामी होता है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। इसे अधिक उल्लिखित कर, ठीक है, जो अभी तक मिला नहीं, अर्थात कह सकते हैं सबसे ज्यादा उल्लिखित कर यही मिला है। वेट्टी क्या है, कई बार आया है, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, वेट्टी कहलाता है। स्टार लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रशस्तियां और भूमि अनुदान के बारे में। ठीक, प्रशस्तियों में ऐसे जो ब्यौरे हैं, जो डाटा है वो होते हैं जो शायद सत्य नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दिखाना चाहता है। यहाँ 2 मात्रा रहेगा। ठीक है, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं सदी में एक बृहद संस्कृत काव्य रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा इसको रचा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को ही अपना निशाना बनाया करते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से था जो सबसे प्रसिद्ध है। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा भी था। ठीक है, चलिए बात करते हैं, उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा करने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो चहमान शासक हैं इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। बाकी नोट से संबंधित जो भी जानकारी हमने आपको दे दिया है, नोट्स आपको परचेज कैसे करना है, नोट्स लेने का तरीका क्या है, नोट्स आप कैसे खरीद सकते हैं, उससे संबंधित जो भी वीडियो है वो हमने आपको बता दिया है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।